नमस्कार। देश प्रदेश में देश के कोने कोने से खबरें शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां चलने वाली करीब 5,000 सरकारी एम्बुलेंस के 19,000 कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों पर मुसीबत टूट पड़ी है। एम्बुलेंस न मिलने से कई मरीजों की मौत की खबर है, तो कहीं लोग ठेले और घाट पर अपने मरीजों को अस्पतालों तक लेकर जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाली तकरीबन 4780 एम्बुलेंस जो हैं हड़ताल की वजह से बंद कर दी गई हैं। एम्बुलेंस सर्विस से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं हमारे पीछे नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए यहाँ कर्मचारी हैं। लोगों की जान ना जाए इसलिए हर जिले में सिर्फ 15 एम्बुलेंस को चलने की इजाजत दी गई है। बाकी सारे लोग जो हैं वो आंदोलन पे चले गए हैं। एम्बुलेंस की 3 तरह की सर्विसेज हैं। जो 102 नंबर की एम्बुलेंस है वो अलग है, 108 नंबर की है वो अलग है, और एक ALS सर्विस है वो अलग है। इन लोगों का कहना है कि ये जो तीसरी सर्विस है उसका जो ऑपरेशन है किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दिया गया है, जो कर्मचारियों की छटनी कर रही है, और जो पुराने कर्मचारी हैं इनको भर्ती करने के लिए 20-20 हज़ार की घूस मांग रही है। ये चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी इनको बना दिया जाए और ठेके की प्रथा खत्म की जाए। आप क्यों चाहते हैं कि ठेके की प्रथा खत्म हो और आप सरकारी कर्मचारी बना दिए जाए? प्रथम बात कि सरकार से अनर्गल धन वसूली करके ये कंपनियां अपनी जेबें भरती हैं और कर्मचारियों का निरंतर शोषण करती हैं। अच्छा, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं तो आपको कौन सी सुविधाएं मिलेंगी जो सुविधाएं आपको ठेके पे रहते हुए नहीं मिलती हैं? देखिए, हम लोगों को अभी किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। जो शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान है हम लोगों को वो भी नहीं दिया जाता। जो 50 लाख रुपए सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए निधि की घोषणा की उसमें हम लोगों का नाम ही नहीं है। आप अब क्या करेंगे अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती, क्योंकि वो एस्मा लगा दिया है और वो सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कितनी भी सख्त कार्यवाही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। इससे ज्यादा हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। आज की हालात ये है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, हम मानव जीवन को पूर्णतः महसूस तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मानवता से हमारा क्या फायदा? अगर यह हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारा धरना और आंदोलन पुरजोर तरीके से होगा, और कल 12 बजे तक हमारे सभी पूरे प्रदेश के सभी एम्बुलेंस कर्मी जिन आम जनमानस को सेवा दे रहे हैं वो भी सेवा देना ठप करके लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद होंगे, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशों पर यह धरना आक्रोशक रूप धारण करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हैं जिनकी ड्यूटी जान बचाने के लिए लगाई गई थी वो यहाँ फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं। जनता इससे परेशान है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा और आलोक पांडे के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तेलंगाना में हैदराबाद समेत 5 जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार टीकाकरण में तेजी लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जरूरत के हिसाब से टीके की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में टीकाकरण की रफ्तार कभी तेज तो कभी धीमी हो जाती है। सिकंदराबाद में 2 दिन बाद टीका आने से कोवैक्सीन लगाने वालों की आज भीड़ उमड़ पड़ी। एक समय तो वहां पर भगदड़ की भी स्थिति पैदा हो गई। यहाँ तेलंगाना में सिकंदराबाद में एक वैक्सीनेशन सेंटर में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो घंटों से खड़े थे वैक्सीनेशन के लिए, उनको अब वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। वहाँ पे जब दरवाजा खुला था तो बहुत सारे लोग एकदम से अंदर चले गए, क्योंकि सबको एक तरह से टेंशन हो रही थी कि उनको वैक्सीन अपनी नहीं मिलेगी। कोवैक्सीन की सप्लाई कम पड़ गई है और बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं कि उनको कोवैक्सीन की जो दूसरी डोज लेनी थी वो नहीं मिल पा रहा है, और यही वजह है कि इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं।
अपना सेकेंड डोज लेने के लिए। अगर आप तेलंगाना की बात करें तो 3.5 करोड़ की यहाँ की पॉपुलेशन है और सिर्फ 1 लाख और 1 करोड़ 10 लाख को पहला डोज मिला है और 55 लाख लोगों को सेकेंड डोज भी मिल चुका है, यानी कि एक डोज मिलने वाले सिर्फ 30% है। और जिन लोगों ने कोवैक्सीन ली है उनकी जो प्रपोर्शन है वो तेलंगाना में ज्यादा है। अगर हम देश भर की बात करें तो 12% होगी कोवैक्सीन लेने वालों की संख्या और यहाँ तेलंगाना में 19% तक है, यानी कि 5 में से 1 आदमी कोवैक्सीन ले रहा है और सिर्फ 1 महीने में उसे दूसरा डोज चाहिए। और पहले से ही भारत बायोटेक पर आरोप है कि उन्होंने जो सप्लाईज प्रॉमिस की थी वो नहीं दे पा रहे हैं और इसकी वजह से सेंटर्स में सप्लाई नहीं आ रही है। आप कब से आए हुए हैं, बोलिए? मैं 15 को आया था, 15 को मेरे को 29 का डेट दी है कोविशील्ड सेकेंड डोज, तो कहते कल तक है, आज नहीं है। अब 1 मंथ तो 50 डेज के बाद आना, ऐसे कैसे वेट करते रहते, पहले भी ऑलरेडी 2 मंथ्स लेट है। आपने कोविशील्ड लिया है? कोविशील्ड है, उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है आपको? नहीं, हाँ, उसके नहीं दे रहे, अभी बोल रहे 1 मंथ एंड हाफ 15 डेज एक्स्ट्रा होना। तो स्टॉक खत्म हो गया, ऐसे स्टॉक खत्म हो गया है। ये कोविशील्ड की बात कर रहे हैं। वैसे तो इस वाले सेंटर में कोवैक्सीन दिया जा रहा है और पुलिस के लिए काफी मुश्किलात आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रेगुलेट करने वाले बहुत कम है लोग हैं और लोगों में काफी एक चिंता और टेंशन है कि उनको नहीं मिल पाएगा डोसेज, उनका सेकेंड डोज। और यही वजह है कि यहाँ पे लोग एकदम से बिना सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पे खड़े हुए हैं। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चारा घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज कोरोना का टीका लगवाने संसद भवन पहुंचे। वैक्सीन लेने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, पहले से वो अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में शरद पवार और राम गोपाल यादव से मुलाकात के मामले में उन्होंने कहा कि देश बहुत पीछे चला गया है, इसे पटरी पर लाना पड़ेगा। असम और मिजोरम दोनों राज्य सरकारें अपनी सीमा पर एक तटस्थ बल की तैनाती के लिए सहमत हो गई है। इस समझौते के तहत असम और मिजोरम के अशांत सीमा क्षेत्र में केंद्रीय बल तैनात रहेगा। साथ ही दोनों राज्य सरकारें सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए चर्चा जारी रखने पर भी सहमत हैं। असम और मिजोरम के बीच ताजा तनाव को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने कल दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की, जिसमें विवादित सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर बात हुई। असम मिजोरम की सीमा पर सोमवार को दोनों राज्यों की पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई थी। इसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हुई थी। पिछले सोमवार के झड़प के बाद जिसमें असम पुलिस के 5 जवान मारे गए और लगभग 50 लोग उसमें घायल हुए थे, अब तक और कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। शांति एक तरह से लौट के आई है असम मिजोरम बॉर्डर में। हम इस वक्त असम मिजोरम बॉर्डर पे ही जो नेशनल हाईवे है, जो नेशनल हाईवे सिलचर को मिजोरम की राजधानी आइजॉल से जोड़ता है, उस पे हैं। यही वो नेशनल हाईवे है 180 किलोमीटर्स, जो कि मिजोरम का लाइफ लाइन माना जाता है। और इस लाइफ लाइन में अब आप देख सकते हैं सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ को न्यूट्रल फोर्स के हिसाब में यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और जब से इनकी डिप्लॉयमेंट हुई है तब से एक शांति बहाल हुई है और एक पैल्पेबल टेंशन जरूर है, इमोशन जरूर हाई है दोनों साइड में। मगर सबसे बड़ी बात है कि ये जो नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे ही जोड़ता है मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से। इसी नेशनल हाईवे से मिजोरम का सब जो सप्लाईज हैं, एसेंशियल सप्लाईज हैं, ये आते हैं। और हमेशा ये देखा गया है जब भी कोई बॉर्डर में टेंशन होती है तो धीरे से जो इस नेशनल हाईवे में बहुत बार देखा गया है इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया जाता है। और इसकी एक आशंका मिजोरम सरकार को है और इसलिए मिजोरम सरकार ने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड उनके ऊपर एक इम्पोज करने की कोशिश है। जबकि असम सरकार का ये दावा है कि एसेंशियल सर्विस जो है उनको उन्होंने नहीं रोका है। मगर यहाँ पे अब शांति बरकरार रखने के लिए जो सेंट्रल फोर्सेस, यहाँ पे देखिए आप, एक नाका लगा हुआ है। इसी तरह आगे चल के 1 किलोमीटर आगे मिजोरम की तरफ भी और एक नाका है सीआरपीएफ का। और इस नाके के आगे
आम आदमी भी नहीं जा सकता, मीडिया के भी जाने की इजाज़त नहीं है, उस तरफ से भी आम आदमी नहीं आएगा, कोई मीडिया पर्सन नहीं आ पाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है व्हीकल की अनटिल अनलेस वहाँ पे आपको एक स्पेशल पास मिले और स्पेशल ऑर्डर्स के साथ ही यहाँ पे व्हीकल की मूवमेंट हो सकती है। और इस तरह से एक पोटेंशियल क्राइसिस आगे जाके बन सकता है इस इलाके में। अगर यहाँ पे व्हीकल्स की मूवमेंट रुक जाए, ट्रकों की मूवमेंट रुक जाए, तो एसेंशियल सप्लाईज की एक क्राइसिस मिजोरम में हो सकती है। असम मिजोरम बॉर्डर से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और अब रुक करते हैं बिहार का, जहां राजधानी पटना में आज वार्ड सचिवों ने सैलरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी एक हल्की झड़प भी हो गई। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया, बाद में वाटर कैनन तक का भी इस्तेमाल किया गया। वार्ड सचिवों का कहना है कि सैलरी का मुद्दा लंबे समय से लटका पड़ा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी का खेल खराब करने के लिए भारतीय किसान यूनियन कमर कस रही है। भारतीय किसान यूनियन के इस मिशन की शुरुआत मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत से होगी। देखते हैं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे पर 8 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत अपने कार्यकर्ताओं को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। 3 दिन पहले वो लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की बात भी कह चुके हैं। हालांकि बीजेपी के खिलाफ किसी पार्टी को समर्थन देने या खुद सीधे तौर पर चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन की अपनी रणनीति है। राज्य के 18 मंडलों में बड़ी किसान सभाएं होंगी। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। 30 सितंबर तक हर जिले में किसान सम्मेलन करवाया जाएगा। गांव-गांव में कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलेगा और पंफलेट बंटवाए जाएंगे। बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की अपील की जाएगी, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया जाएगा। हालांकि किसान नेता अभी भी अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। चुनाव के बारे में सर क्या बातचीत? भाई चुनाव के बारे में होगी नहीं होगी, अब वो तो 5 तारीख, उसके भी 40 दिन है अभी, और उस मीटिंग के भी 40 दिन बाद में बताएंगे क्या क्या इशू हो सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड के तराई इलाकों में रहने वाले सिख किसान भी करीब 14 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। किसान यूनियन यहाँ भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन उत्तरांचल के भी 2 मंडलों में बड़ी किसान पंचायत करने की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे पहाड़ पर भी किसान आंदोलन पहुंच रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जो नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा है उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी है कि किसान आंदोलन के प्रभाव को किसी तरीके से मैनेज किया जाए। तो उधम सिंह नगर से ही मुख्यमंत्री बना दिया, उधम सिंह नगर से ही 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि किसान आंदोलन में डैमेज कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी अब अपने सांसदों से लेकर आरएसएस के कैडर तक को सक्रिय कर रही है। दिल्ली की इस बारिश ने भले ही गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के तंबुओं को भारी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन आगामी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ राकेश टिकैत झंडा बुलंद करना चाहते हैं। अब वो भले ही 2 बार चुनाव लड़कर हार चुके हों, लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक वायरल वीडियो, गोवा के दूध सागर झरने के सामने से गुजर रही एक ट्रेन का वीडियो वायरल हो रहा है। भारी बारिश की वजह से झरने में काफी पानी बढ़ गया था और ट्रेन को रोकना पड़ा। दूध सागर झरना एक मशहूर पर्यटन स्थल है और इसे देखने हर साल हजारों लोग वहां पहुंचते हैं।